मैंने हरियाणा के बारे में साफ मीडिया के सामने बोला कि वोट चोरी हो रही है। 25 लाख फर्जी वोटर हैं। ब्राजील की औरत का नाम वोटर लिस्ट में है। मीडिया के मुंह से चू नहीं निकला, चू तक नहीं निकला। जो हो रहा है सोशल मीडिया पे हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार, जहां खबरें नहीं सच का तूफान दिखाया जाता है। आज हम आपको ऐसी खबरें दिखाने वाले हैं जिनसे आपकी रूह तक कांप जाएगी। जो अब तक छिपा था वो अब खुलेगा और सच्चाई सीधा आपके दिल तक पहुंचेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं दिल से दुआ करती हूँ आपकी माँ की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। अब शुरू करते हैं वो खबर जिसने पूरे देश की सियासत में भूकंप ला दिया है। आज की सबसे धमाकेदार खबर, राहुल गांधी का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो राज खोले जिसने हिंदुस्तान की सियासत की नींव हिला दी। राहुल गांधी बोले, हरियाणा का चुनाव फर्जी है। यहाँ 25 लाख नकली वोटर बनाए गए हैं। सोचिए, 25 लाख, इतने वोट जिनका अस्तित्व ही नहीं, लेकिन वोट उन्होंने डाले। राहुल ने सबूत भी दिखाया। एक फोटो जिसमें ब्राजील की मॉडल की तस्वीर हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार अलग अलग नामों से, कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। राहुल बोले, ये गलती नहीं, ये सेंट्रलाइज्ड फ्रॉड है जो ऊपर से कंट्रोल होता है। राहुल के शब्दों में, ये बूथ लेवल की गड़बड़ी नहीं, ये सिस्टम लेवल की साजिश है। राहुल ने एक के बाद एक चौंकाने वाले आंकड़े रखे। 5.25 लाख डुप्लीकेट वोटर, 93,000 फर्जी पते और 19 लाख बल्क वोटर, यानी एक ही घर में सैकड़ों वोट। उन्होंने कहा, ये चुनाव नहीं, वोट चोरी की मशीन है। राहुल ने 3 बड़े अफसरों के नाम भी उछाले, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और राजीव कुमार, और आरोप लगाया कि ये तीनों प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। माहौल सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी नेता ने इस तरह चुनाव आयोग पर उंगली उठाई। राहुल बोले, अगर लोकतंत्र की चोरी हो रही है तो डरना मत, ये संविधान पर हमला है, अम्बेडकर के संविधान पर। उन्होंने कहा, ये सिर्फ कांग्रेस की नहीं, देश की लड़ाई है। राहुल ने हाउस नंबर 0 का खुलासा किया, जो किसी का घर नहीं बल्कि फर्जी वोटरों का अड्डा है। और जब पूछा गया कि अब आगे क्या, तो राहुल मुस्कुराए और बोले, अब सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, लेकिन सरकार ने इसे मजाक में उड़ा दिया। मंत्री किरण रिजिजू बोले, राहुल विदेश भाग जाते हैं, गंभीर नहीं है। और राहुल ने पलटवार किया, चोरी तब भी चोरी है, चाहे कोई शिकायत करे या नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ आरोप नहीं, ये लोकतंत्र पर सीधा वार है। राहुल गांधी ने कहा, लोकतंत्र अभी जिंदा है, लेकिन उसकी सांसें भारी है। अब सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग जांच करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा? या फिर ये मामला भी बाकी घोटालों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? जो भी हो, अब फैसला जनता के हाथ में है, क्योंकि अगर ये सब सच है तो आने वाले चुनाव सिर्फ एक ड्रामा होंगे, जहां वोट जनता डालती है, लेकिन नतीजा कोई और तय करता है। रूस और अमेरिका के बीच अब जो खेल शुरू हुआ है वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि धरती के विनाश की पटकथा बन चुका है। रूस ने हाल ही में 2 ऐसे न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण किया है जिन्हें देखकर अमेरिका की रगों में भी खून जम गया। पहला हथियार ब्योरवेस्निक, एक ऐसी मिसाइल जो अनंत दूरी तक उड़ सकती है। इसमें लगा है मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी एक बार छोड़ा तो जब तक टारगेट न मिले तब तक ये उड़ती रहेगी। सोचिए जरा, ऐसी मिसाइल जो न रुके न थके, बस मौत बनकर आसमान में घूमती रहे। दूसरा हथियार पोसेडन, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री टॉर्पीडो ड्रोन। ये महासागर की गहराई में चलता है, न रडार पकड़ पाता है न किसी की नजर, लेकिन जब ये फटता है तो सिर्फ पानी नहीं, पूरी सभ्यता हिल जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पोसेडन अगर किसी तट पर फट गया तो 500 मीटर ऊंची न्यूक्लियर सुनामी शहरों को मिटा देगी। ये हथियार रूस का ऐलान है, हम तैयार हैं, दुनिया संभल जाए। और दुनिया बस देख रही है, कांप रही है। रूस के इस कदम ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। जवाब में अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। वो मिसाइल जो 13,000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है। ये वही मिसाइल है जिसने कोल्ड वॉर के दौर में दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था। और अब अमेरिका फिर से वही हथियार चमका रहा है। साफ संदेश, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। व्हाइट हाउस के अंदर खलबली मच गई है। पेंटागन के कमांड रूम में अलर्ट जारी है। अमेरिका कह चुका है, अगर रूस आग से खेलेगा तो हम राख से जवाब देंगे। अब दुनिया में एक नई न्यूक्लियर रेस शुरू हो चुकी है। चीन अपने 400 ICBM मिसाइलों के साथ तैयार बैठा है। उत्तर कोरिया के पास 30 न्यूक्लियर बम हैं
और इजराइल के पास गुप्त हथियारों का जखीरा। भारत के पास भी है अग्नि 5, जो 5000 किलोमीटर तक सटीक वार करने में सक्षम है। मगर फर्क ये है, भारत ने हमेशा संयम दिखाया है। पर सवाल उठता है, जब चारों तरफ बारूद सुलग रहा हो, तब क्या चुप रहना ही समझदारी है? आज की दुनिया में शांति उन्हीं के हिस्से में आती है जिनके पास ताकत दिखाने का साहस होता है। रूस और अमेरिका मिलकर दुनिया के 85% न्यूक्लियर हथियार अपने पास रखते हैं, और अब अगर ये दोनों फिर से टेस्टिंग के नाम पर बारूद फोड़ने लगे तो धरती का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं रहेगा। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, अगर एक भी बड़ी न्यूक्लियर जंग हुई तो सूरज महीनों तक नहीं निकलेगा, तापमान माइनस में चला जाएगा और पूरी मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। मगर सत्ताधारी शक्तियां अभी भी अपने न्यूक्लियर खिलौनों से खेल रही हैं, जैसे मौत अब सिर्फ एक खेल हो। आज सवाल ये नहीं कि कौन देश ताकतवर है, सवाल ये है कि क्या इंसानियत बच पाएगी। दुनिया फिर उसी खतरनाक रास्ते पर लौट आई है, जहाँ एक गलती, एक बटन और पूरी धरती का अंत हो सकता है। और अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो इतिहास खुद को दोहराएगा, लेकिन इस बार देखने वाला कोई नहीं बचेगा। राहुल गांधी अब बिहार में सिर्फ रैलियां नहीं कर रहे, वो सीधे सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उनके भाषणों में अब सिर्फ राजनीति नहीं, एक बेचैनी है, एक आग है। मन से निकलती उनकी आवाज में अब वो पुरानी नरमी नहीं, बल्कि गुस्सा, तंज और सवालों की धार साफ दिखती है। राहुल गांधी ने बिहार की सभाओं में सीधा आरोप लगाया है, हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटर हैं और अब यही खेल बिहार तक पहुंच गया है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में ब्राजील की एक महिला की तस्वीर 22 बार अलग अलग नामों से दर्ज है। राहुल बोले, चुनाव आयोग चुप है, मोदी शाह की मिलीभगत से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर राहुल के इन बयानों की गूंज है, लेकिन गोदी मीडिया की खामोशी और भी ज्यादा चीखती हुई लगती है। ये बयान गुस्से से नहीं, एक चेतावनी से भरे हुए लगते हैं। राहुल गांधी अब सिर्फ वोट चोरी की बात नहीं कर रहे, वो बिहार के टूटे हुए शिक्षा तंत्र और बर्बाद सपनों पर भी हमला बोल रहे हैं। नालंदा से लेकर पटना यूनिवर्सिटी तक उनका सवाल सीधा है, बिहार के लोग मेहनती हैं, फिर इतने गरीब क्यों हैं? राहुल कहते हैं, बिहार के बच्चे विदेशों में जाकर नाम कमा रहे हैं, लेकिन अपने राज्य में पिछड़ जाते हैं। क्यों? उनका वादा है, इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो हम नालंदा को फिर से जिंदा करेंगे, हार्वर्ड से भी बेहतर, ऑक्सफोर्ड से भी महान बनाएंगे। उनकी आवाज में चुनौती है, लेकिन उनके तंज में दर्द। नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU एक बार फिर लाल हो गया है। छात्र संघ चुनावों में यूनाइटेड लेफ्ट ने चारों बड़े पदों पर जीत हासिल कर ली है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव, सभी सीटों पर वामपंथी संगठनों ने कब्जा जमाया है। नतीजों के बाद JNU कैंपस में लाल सलाम के नारे गूंज रहे हैं। अध्यक्ष पद पर यूनाइटेड लेफ्ट की उम्मीदवार आरती मिश्रा ने ABVP के विकास पटेल को 10,861 वोटों के बड़े अंतर से हराया। आरती को 3,308 वोट मिले, जबकि विकास पटेल को 1,047 वोट हासिल हुए। उपाध्यक्ष पद पर गोपिका बाबू, महासचिव पर सुनील यादव और संयुक्त सचिव के पद पर दानिश अली ने जीत दर्ज की। चारों पदों पर लाल झंडा लहराने के साथ लेफ्ट ने एक बार फिर अपने किले को बचा लिया। इस जीत की सबसे चर्चा में रही चेहरा रही आरती मिश्रा, बनारस की रहने वाली, जो एक ब्राह्मण परिवार से आती है। आरती मिश्रा वही छात्रा है जिन्होंने 2017 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में हॉस्टल टाइमिंग के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तब उन्होंने लड़कियों की आजादी के लिए सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई थी। अब JNU में अध्यक्ष बनकर उन्होंने साबित किया है कि JNU में चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं, विचारों की जंग होती है। हालांकि इस बार JNU की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल भी आरती मिश्रा के इर्द गिर्द है। वो विश्वविद्यालय जो हमेशा ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा रहा, वहाँ अब एक ब्राह्मण छात्रा अध्यक्ष बनी है। कुछ लोग इसे विरोधाभास मान रहे हैं, तो कुछ इसे विचारधारा की परिपक्वता कह रहे हैं। लेफ्ट संगठनों का कहना है कि ये JNU की खासियत है, यहाँ जाति नहीं, विचार जीतता है। दूसरी ओर ABVP चारों पदों पर हारने के बावजूद अपनी मौजूदगी को नैतिक जीत बता रही है। ABVP का दावा है कि उन्होंने लेफ्ट को एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। पहले जहां अलग अलग वाम संगठन आईसा, SFI, DSF लड़ते थे, अब सभी को मिलकर यूनाइटेड लेफ्ट बनाना पड़ा।
एबीवीपी के अनुसार यही उनकी वैचारिक सफलता है। पार्टी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम हारे नहीं हैं, हमने लेफ्ट को डराया है। कभी जेएनयू में एबीवीपी को 200 वोट भी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन इस बार संगठन ने करीब 1900 वोट हासिल किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव बताता है कि भगवा विचारधारा अब जेएनयू कैंपस में भी अपनी जगह बना रही है। इन सब के बीच कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई एक बार फिर पूरी तरह गायब रही। चुनाव में उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। ये वही जेएनयू है जिसकी नींव 1969 में इंदिरा गांधी ने रखी थी और जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। लेकिन 1991 के बाद से एनएसयूआई ने यहाँ कोई बड़ी जीत दर्ज नहीं की है। एनएसयूआई अब हर चुनाव में दर्शक बनकर रह गई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस की निष्क्रियता और वैचारिक भ्रम ने उसके छात्र संगठन को जेएनयू में हाशिए पर पहुंचा दिया है। सवाल ये भी है कि जब राहुल गांधी देश भर में युवाओं के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस का छात्र संगठन जेएनयू जैसे बौद्धिक कैंपस में क्यों गायब है? इस बार का जेएनयू चुनाव नतीजा सिर्फ छात्र राजनीति का नहीं, बल्कि वैचारिक संघर्ष का संकेत भी है। एक तरफ लेफ्ट ने अपने गढ़ को बचा लिया, दूसरी तरफ एबीवीपी ने अपनी पैठ मजबूत की। कांग्रेस इस वैचारिक जंग से पूरी तरह बाहर नजर आई। जेएनयू की गलियों में अब फिर वही पुराना रंग लौट आया है, लाल। लेकिन भगवा की मौजूदगी पहले से ज्यादा मजबूत है। आने वाले सालों में ये मुकाबला और तीखा होगा। जेएनयू अब सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं रहा, ये देश की विचारधाराओं का रणक्षेत्र बन चुका है, जहां हर जीत सिर्फ एक संगठन की नहीं, बल्कि एक विचार की जीत होती है। देश की सुरक्षा बलों का बगावत जैसा कदम, सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई, भारत की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाले जवान अब खुद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी यानी देश की 5 सबसे बड़ी फोर्सेज अब गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग लड़ रही है। सवाल उठता है, आखिर अपने ही मंत्रालय से ये जंग क्यों? दरअसल इन फोर्सेज के अफसरों का आरोप है कि सालों की सेवा के बावजूद उन्हें न तो प्रमोशन मिल रहा है, न ही वो सम्मान जो उन्हें मिलना चाहिए। आईपीएस अफसरों को टाइम बेस्ड प्रमोशन और ऊंचे पद मिल जाते हैं, जबकि कैफ अधिकारियों को सालों तक वैकेंसी का इंतजार करना पड़ता है। ये भेदभाव अब इतना बढ़ गया है कि जवानों का धैर्य टूटने लगा है। कैफ अधिकारियों ने कोर्ट में साफ कहा है, हम देश की सीमाओं से लेकर नक्सल इलाकों तक जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन हमारी कमान ऐसे अफसरों के हाथ में है जिन्होंने कभी जमीन पर बूट तक नहीं पहना। दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों ने 2019 में कैफ अधिकारियों के हक में फैसला दिया था। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि इन फोर्सेज को ऑर्गेनाइज सर्विस का दर्जा दिया जाए और आईपीएस अफसरों का डेपुटेशन 2 साल में खत्म किया जाए। लेकिन गृह मंत्रालय ने अब तक इस आदेश को लागू नहीं किया, उल्टा आईपीएस अफसरों की नई नियुक्तियां जारी रखीं। अब अधिकारी खुलकर सामने आ गए हैं। बीएसएफ के पूर्व एडीजी संजय कृष्ण सूद ने कहा, हमारे ऑफिसर जमीन से उठे हैं, हर सिपाही की पीड़ा समझते हैं। आईपीएस अफसरों को नेतृत्व देना फोर्स की मनोबल तोड़ने जैसा है। कई अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अगर समन्वय के लिए आईपीएस फोर्स में आ सकते हैं तो कैफ अफसरों को भी राज्य पुलिस या आईपीएस कैडर में भेजा जाए। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक क्यों? लंबे प्रमोशन वेट, एनएफएफयू लाभ न मिलना और अफसरों की लगातार अनदेखी, इन्हीं कारणों से कई अधिकारी अब इस्तीफे दे रहे हैं। कैफ में मनोबल गिर रहा है और जवानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। उधर कई अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है, हम विद्रोही नहीं, सैनिक हैं। हमने देश के लिए खून बहाया है, अब अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस मिशन को डसॉल्ट का मकसद साफ है, भारत को सिर्फ एक असेंबली हब नहीं बल्कि रिसर्च और डेवलपमेंट का वैश्विक केंद्र बनाना।
विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आने वाले समय में भारत न केवल राफेल अपग्रेड्स का केंद्र बनेगा, बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी यहीं से मिलेगा। इससे भारत के रक्षा निर्यात को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। पुणे का ये नया केंद्र भारत के इंजीनियरिंग टैलेंट पर फ्रांस के भरोसे का प्रतीक है। इस विस्तार से करीब 500 से अधिक नई नौकरियां पैदा होंगी, जिससे स्थानीय रक्षा उद्योग को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। भारत और फ्रांस के रिश्ते दशकों से भरोसे और सहयोग पर आधारित रहे हैं। याद दिला दें, 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद जब पूरी दुनिया ने भारत का विरोध किया था, तब फ्रांस ही पहला देश था जिसने भारत का समर्थन किया, और आज भी वही भरोसा इस साझेदारी को नई दिशा दे रहा है। डसॉल्ट का ये कदम एक स्पष्ट संदेश देता है, भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं, बल्कि नवाचार और टेक्नोलॉजी का साझेदार बन चुका है। आने वाले वर्षों में भारत की धरती पर सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं उड़ेंगे, बल्कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी यही डिजाइन और विकसित होगी। ये कदम न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी छलांग है, बल्कि इस बात का प्रमाण भी कि दुनिया अब भारत को रक्षा बाजार नहीं, बल्कि रक्षा शक्ति के रूप में देख रही है। बिहार चुनाव के बीच एक बड़ा सवाल अब पूरे राज्य में गूंज रहा है। क्या 14 नवंबर के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं? आधा बिहार वोट कर चुका है, लेकिन सियासत का ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। चुनावी पोस्टरों पर चेहरा नीतीश कुमार का है, रैलियों में नाम नीतीश कुमार का लिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक ये साफ नहीं कहा गया कि जीत के बाद मुख्यमंत्री वही होंगे। पार्टी के बड़े नेता अब सिर्फ इतना कह रहे हैं, फैसला विधायक दल करेगा। ये वही बीजेपी है जिसने 2020 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर कहा था कि चाहे सीटें किसी के पास ज्यादा हों, मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे। लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, लेकिन अगले मुख्यमंत्री वाला वाक्य गायब है। राजनीतिक हलकों में ये खामोशी अब बहस का मुद्दा बन चुकी है। विपक्ष इसे लेकर लगातार हमला कर रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है, बीजेपी नीतीश कुमार को सिर्फ चुनाव तक इस्तेमाल कर रही है, फैसला दिल्ली से होगा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी सवाल उठाया है कि अगर बीजेपी को नीतीश पर भरोसा है तो नाम छिपाने की जरूरत क्यों? इस बीच नीतीश कुमार खुद मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की और किसी भी सवाल का जवाब देने से परहेज किया। उनकी सेहत को लेकर भी कई तरह की अटकलें जारी हैं, लेकिन जेडीयू ने इन पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। नीतीश सरकार महिला वोटरों पर खास फोकस कर रही है। 3.5 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताओं को लेकर पार्टी को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश पर भरोसा कायम रहेगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा ही अनिश्चित हो तो भरोसा कैसे बनेगा? बीजेपी की रणनीति फिलहाल साफ है। वो नीतीश के नाम पर वोट तो मांग रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खुलकर कुछ नहीं कह रही। माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव बाद हालात देखकर फैसला करेगी। यानी इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रासंगिकता की परीक्षा भी है। 14 नवंबर को सिर्फ नतीजे नहीं आएंगे, बल्कि ये भी तय होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार रहेगा या इतिहास बन जाएगा। डसॉल्ट का मकसद साफ है, भारत को सिर्फ एक असेंबली हब नहीं, बल्कि रिसर्च और डेवलपमेंट का वैश्विक केंद्र बनाना। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आने वाले समय में भारत न केवल राफेल अपग्रेड्स का केंद्र बनेगा, बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी यहीं से मिलेगा। इससे भारत के रक्षा निर्यात को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। पुणे का ये नया केंद्र भारत के इंजीनियरिंग टैलेंट पर फ्रांस के भरोसे का प्रतीक है। इस विस्तार से करीब 500 से अधिक नई नौकरियां पैदा होंगी, जिससे स्थानीय रक्षा उद्योग को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। भारत और फ्रांस के रिश्ते दशकों से भरोसे और सहयोग पर आधारित रहे हैं।
याद दिला दें, 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद जब पूरी दुनिया ने भारत का विरोध किया था, तब फ्रांस ही पहला देश था जिसने भारत का समर्थन किया। और आज भी वही भरोसा इस साझेदारी को नई दिशा दे रहा है। डसॉल्ट का ये कदम एक स्पष्ट संदेश देता है, भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं, बल्कि नवाचार और टेक्नोलॉजी का साझेदार बन चुका है। आने वाले वर्षों में भारत की धरती पर सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं उड़ेंगे, बल्कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी यही डिजाइन और विकसित होगी। ये कदम न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी छलांग है, बल्कि इस बात का प्रमाण भी कि दुनिया अब भारत को रक्षा बाजार नहीं, बल्कि रक्षा शक्ति के रूप में देख रही है।